नमस्कार। वेलकम टू दी बायोलॉजी लेक्चर सीरीज। और जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमने बायो के इंट्रोडक्शन से शुरुआत की एंड हमने वहाँ बताया आपको कि हम जूलॉजी शुरू करेंगे, यानी जो मनुष्य का शरीर है उसके आधार पर पढ़ेंगे। और मनुष्य के शरीर के पढ़ने के आधार पर हमने शुरुआत की थी पाचन तंत्र में। पाचन तंत्र में क्या किया था हमने? पाचन तंत्र में जो हमारा भोजन था, उस भोजन को जो जटिल अणु थे, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, उनसे हमें छोटे अणुओं में बदल दिया था। फिर उसके बाद में मैंने उसी से रिलेटेड, पाचन से रिलेटेड ही एक टॉपिक बता दिया था, न्यूट्रिशंस, कि हमारे भोजन में कौन कौन से अवयव होती हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक ले लिया था हमने। फिर उसके साथ में ही मैंने आपको ये बताया था कि हमने भोजन ले लिया, वहाँ से ग्लूकोज बना लिया, उसके अलावा बसीय अम्ल बना लिए, अमीनो अम्ल में कन्वर्ट कर लिया, लेकिन फाइनली अब हमें जब ऊर्जा निकालनी होगी तो वो सब काम किस पे होगा? सेल के स्तर पे होगा, यानी कोशिका के स्तर पे होगा। और कोशिका जो होती है वो शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है, जो शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाइयाँ होती हैं। यानी हमारा जो शरीर चल रहा है वो सब कोशिकाओं के आधार पर ही चल रहा है। ओके, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम जो होगा वो होगा उस ग्लूकोज को ऊर्जा में कन्वर्ट करना डे टू डे बेसिस पे। अगर मैं सुबह से लेके शाम तक इससे हैंड राइटिंग कर रहा हूँ तो मेरी उंगलियों पे, यहाँ पे मैं ऊर्जा खर्च कर रहा हूँ। मैं अगर बोल रहा हूँ तो उसमें भी ऊर्जा खर्च कर रहा हूँ। मैं अगर चल रहा हूँ तो उसमें भी ऊर्जा खर्च कर रहा हूँ। ऊर्जा बनाने के लिए एक पूरा सिस्टम होता है और वो कोशिका के अंदर होता है। अब इस ऊर्जा को बनाने के लिए, ग्लूकोज से ऊर्जा बनाने के लिए हमें ज़रूरत होती है श्वसन की। श्वसन यानी ऑक्सीजन। ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन मिलके ही ऊर्जा बनाती है, जो हमारे शरीर के जितने भी काम हम करते हैं उनके लिए उपयोगी होती है। तो ये अपना टॉपिक है श्वसन तंत्र। बाकी ये जो रिलेटेड है, वो जो पुराना पाचन तंत्र है उससे रिलेटेड टॉपिक ही है, क्योंकि वहाँ से भोजन से हमें ग्लूकोज मिला। अब इस श्वसन तंत्र से हमें ऑक्सीजन मिलने वाली है। ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलके क्रिया करेंगे और फिर ऊर्जा निकालेंगे, जो हमारे दैनिक कार्यों में उपयोगी होने वाली है। और ये सब काम जो लेवल पे होने वाला है वो कोशिका के स्तर पे होने वाला है। बाकी कहाँ से जो श्वसन आएगा उस तरीके से हम ये श्वसन तंत्र पूरा पढ़ते हैं। ओके, तो इसके अंदर हम देखेंगे कि श्वसन क्या होता है। पहला आपके दिमाग में आएगी, सर ये श्वसन क्या होता है, इसकी परिभाषा ही बता दो। फिर श्वसन की प्रक्रिया क्या होती है, ठीक है। फिर इसके बाद में श्वसन के अंग कौन से हैं, गैसों का परिवहन कैसा है, और फिर जब कोशिका के स्तर पे श्वसन हो रहा है तो वो किस प्रकार से हो रहा है, ऑक्सी श्वसन हो रहा है या अनऑक्सी श्वसन हो रहा है, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा है। उसके अलावा कुछ एक की पॉइंट्स हैं, श्वसन संबंधी रोग और श्वसनीय गुणांक। उसके अलावा वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होंगे वो अपने एप्लीकेशन पे आपको अपलोड कर दिए जाएंगे, वहाँ पे आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो देखिए ये अपना ह्यूमन बॉडी, बार बार मैं बता रहा हूँ आपको, ह्यूमन बॉडी में मैंने आपको शुरुआत की थी कि हमने पाचन तंत्र जो पढ़ा था वो मुख से शुरू करते हुए और हमारा छोटी आंत बड़ी आंत होते हुए बता दिया था। अब यहाँ पे हम शुरू कर रहे हैं श्वसन तंत्र। श्वसन में हमें अपने अंदर श्वास लेना है, यानी बाहर से, वातावरण से वायु लेनी है। उस वायु को फेफड़ों तक पहुँचाना है। फेफड़े रक्त वाहिकाओं के सहारे से सभी कोशिकाओं तक पहुँचाएंगे और कोशिका क्या करने वाली है, कोशिका ऊर्जा का निर्माण करने वाली है। ये पूरी प्रोसेस है एक तरीके से। ओके, तो इसमें हम सबसे पहले तो ये देखते हैं श्वसन में काम आने वाले अंग कौन से हैं, ठीक है। श्वसन में काम आने वाले अंग हैं जैसे नाक, ठीक है। यहाँ से नाक के बाद में मैंने आपको एक फेरिंक्स शब्द बताया था। फेरिंक्स यानी ग्रसनी, ऐसा वाला हिस्सा जहाँ पे श्वसन नली और जो अपनी भोजन नली है वो एक साथ में जुड़े होते हैं। यानी भोजन और श्वसन, यहाँ से इस जगह तक मैंने बताया था आपको, अगर ध्यान हो तो छोटा सा हिस्सा ऐसा है जहाँ पे भोजन भी एक साथ में जाता है और श्वसन भी एक साथ में जाता है। फिर श्वसन के लिए ये बाहर वाली नली है और भोजन के लिए अंदर वाली मैंने आपको नली बता दी थी। ओके, अंदर वाली नली बता दी थी। उसके बाद में अपना यहाँ पे लैरिंक्स आता है, और उसके बाद में ये जो आप देख रहे हैं विंड पाइप इसे बोलते हैं, या ट्रैकिया इसे बोलते हैं ये। और ट्रैकिया के दो भागों में बढ़ जाती है और दो लंग्स में जो है वो अपना जो वायु है उसे छोड़ देती है। ओके, तो जब भी हम श्वसन पढ़ते हैं तो श्वसन की शुरुआत करते हैं कि परिभाषा क्या है। श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वायु का प्रयोग ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। मैंने बता दिया आपको, हमें वायु लेनी है और कोशिका के स्तर पे क्या उत्पादन करना है, ऊर्जा का उत्पादन। दो चीज़ बताई, पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि पाचन तंत्र में कार्बोहाइड्रेट से हम ग्लूकोज ले रहे हैं और श्वसन तंत्र में ग्लूकोज से हम जो है वो ऊर्जा का उत्पादन कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ में। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन उत्पादन किसका हो रहा है, ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है, जो हमारे लिए काम आने वाली है। ओके, तो श्वसन तंत्र को हम तीन प्रोसेस में पढ़ते हैं, तीन प्रक्रियाओं में। किस तरीके से, देखो हमने शुरुआत करते हैं
एयर, बाहर से एयर लेते हैं वायुमंडल से, वो नाक के द्वारा हमारे फेफड़ों तक पहुंचती है। ओके, बाहर से हमने एयर ली, हमारी नाक के द्वारा अपने फेफड़ों तक पहुंचाई। अब वहाँ से आगे की प्रोसेस होती है, फेफड़े जो है वहाँ से ब्लड के साथ में ऑक्सीजन हृदय के पास में होते हुए अन्य ऑर्गन्स के सहारे से कोशिकाओं में पहुंचता है। ओके, तो ये ब्लड से पास होते हुए और अन्य कोशिकाओं तक पहुंचता है, जितनी भी सारी कोशिकाएं हमारे शरीर में उपस्थित हैं, और फिर वहाँ पे हमें ऑक्सीकरण के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इसमें 3 चरण कैसे हुए। पहला चरण हुआ जिसे हम ब्रीथिंग बोलते हैं, सांस लेना। ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन दोनों में अंतर है। ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन दोनों आप समझ लीजिए एक बार। एक शब्द है ब्रीथिंग, ठीक है, जिसे हम बोलेंगे सांस लेना, ठीक है, और एक है रेस्पिरेशन, जिसे हम बोलेंगे श्वसन प्रक्रिया, ठीक है। ब्रीथिंग का मतलब क्या हो रहा है कि हम बाह्य रूप से सांस ले रहे हैं, यानी कि हमारी नाक से लेके और हमारे जो फेफड़े हैं वहां तक ऑक्सीजन का अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर छोड़ना, फेफड़ों तक का, ठीक है, लंग्स जो होते हैं वहां तक का। नाक से आपने वायु लिया, उसके बाद में वो फेरिंग्स, लैरिंग्स और ट्रैकिया के माध्यम से लंग्स में गया। अब नाम से अटपटा नहीं लगना चाहिए, धीरे धीरे आपको समझ में भी आ रहे हैं, बाकी 3D में समझा दूंगा तो नाम याद हो जाएंगे, बाकी काफ़ी बार ये नाम ले दूंगा तो आपको फेमिलियर भी हो जाएंगे। ओके, ये तो होती है ब्रीडिंग, बाह्य श्वसन जिसे बोलते हैं, कि सिर्फ फेफड़ों तक जो है वो श्वास को पहुंचाना। श्वसन में क्या होता है, हम फेफड़ों तक श्वास को तो पहुंचा ही रहे हैं, उसके बाद में उस श्वास जो ली गई है या जो वायु ली गई है उसे कोशिकाओं तक भी पहुंचाना होता है, और उस कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पादन भी करना होता है। यानी 3 चीज उसके अंतर्गत शामिल हो जाती हैं। क्या क्या शामिल हुई। पहली चीज शामिल हुई जो हम बाहर से श्वसन ले रहे हैं, यानी ब्रीथिंग जिसे बोल सकते हैं, जिसे हम बोल सकते हैं बाह्य श्वसन, जो हमारी नाक से लेके हमें फेफड़ों तक अपना वायु को पहुंचा दिया। अब हमारे फेफड़ों से लेके पूरे शरीर में, पूरा शरीर कोशिकाओं का बना हुआ है, पूरा का पूरा शरीर, ठीक है, हाथों पे कोशिकाएं, बालों पे कोशिकाएं, पैरों पे, जहां पे भी पूरे शरीर में आप सब जो है वो कोशिकाओं से बना हुआ है। तो यहां से अपने फेफड़ों से लेकर के और कोशिकाओं तक उस वायु को पहुंचाना, यह कहलाता है वायु का परिवहन, ठीक है, वायु का परिवहन जो शरीर के लंग से लेकर के कोशिकाओं तक होने वाला है। और उसके बाद में फाइनल क्या होता है, कोशिका तक पहुंचने के बाद में ऊर्जा का उत्पादन होता है, जो कहलाता है ऊर्जा उत्पादन वाला प्रोसेस या अंतः श्वसन, ठीक है। आगे बात समझ में। तो यही 3 चीज मैंने यहाँ पे बताई है। पहला प्रोसेस जो हुई है वो बाह्य श्वसन हुई है, जिसमें हम सांस ले रहे हैं, ब्रीथिंग कर रहे हैं, ओके। दूसरे प्रोसेस में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, गैसों का परिवहन हो रहा है लंग से लेके कोशिका तक, ऑक्सीजन कैसे जाएगी कोशिका तक और CO2 वापस कैसे आएगी लंग तक, ये जो है वो गैसों का परिवहन हो रहा है। और तीसरे प्रोसेस में क्या हो रहा है, अंतः श्वसन यानी कोशिकीय श्वसन, कोशिका के लेवल पे ऊर्जा का उत्पादन किस तरीके से किया जा रहा है। तो 3 चीज आपको याद रखनी है श्वसन में। पहला काम हो रहा है बाह्य श्वसन, बाह्य श्वसन में ऊपर वाले अंग काम आएंगे। दूसरा काम हो रहा है अपना गैसों का परिवहन, यानी ऑक्सीजन को कोशिका तक पहुंचाना और CO2 को वापस कोशिका से लंग्स तक लेके आना। और तीसरा काम हो रहा है जो कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंच गई है वो ग्लूकोज की सहायता से ऊर्जा का उत्पादन कैसे कर रही है। ये 3 चीज जो है वो प्रोसेस होती हैं। तो इसमें हम पहले नंबर वाले से शुरू कर रहे हैं, और पहला नंबर है अपना कि बाह्य श्वसन कैसे हो रहा है और इसमें कौन कौन से अंग काम में आ रहे हैं। ओके, इसके लिए मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ, ये वाली इमेज देखिए आप। ओके, अब यहाँ से आपको शायद अच्छे तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पे अपनी नाक से हमें वायुमंडल से वायु ली, ठीक है। नोज अपना काम करेगी, नोज अपना काम करती है, इसके अंदर बाल होते हैं, ठीक है। तो वो वायु को छानने का काम करते हैं ताकि धूल के कण या जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले कण वो अंदर नहीं जाए। उसके अलावा इसमें म्यूकस लेयर होती है या सिलेस्मा होती है जो उन कणों को रोकती है, वो हम देखते हैं। उसके बाद में इस तरीके से ये जाता है कि यहाँ पे इस साइड से मुख वाला चित्र है, यहाँ से हमने भोजन लिया था वो, ठीक है, युवला के पास में से होते हुए यहाँ आ रहा है। ये इस जगह तक, यहाँ तक जो है दोनों एक साथ में चलते हैं, ठीक है। उसके बाद में भोजन वाला हिस्सा इधर चला जाता है और इसका जो अपना वायु वाला हिस्सा है, इसके लिए यहाँ पे एक साउंड बॉक्स मिलता है, ठीक है, साउंड बॉक्स या जिसे लैरिंक्स बोलते हैं, ठीक है, लैरिंक्स बोलते हैं। वहाँ से लेके और इस तरीके से यहाँ तक आप देख रहे होंगे एक नली जा रही है, और नली पर आपको देख रहे होंगे तो इस तरीके से कार्टिलेज सी आकार की कार्टिलेज इस तरीके से बने हुए आपको दिख रहे होंगे। इसे बोलते हैं ट्रैकिया। क्या बोलते हैं इसे? ट्रैकिया या वायु नली। इसे वायु नली भी बोल सकते हो या ट्रैकिया भी बोल सकते हो। उसके बाद में ये वायु नली 2 भागों में बट रही है, एक इस साइड में एक इस साइड में, यानी 2 जो लंग्स हैं उन दोनों में भाग बट रही है ये, ठीक है। ये जो 2 भाग बट रहे हैं, ये 2
जो दो भागों में बट रहे हैं इन्हें बोला जाता है ब्रोंकाई, ठीक है। एक साइड वाला राइट ब्रोंकाई, दूसरी साइड वाला लेफ्ट ब्रोंकाई, ओके। अब ये ब्रोंकाई जो है वो अलग अलग शाखाओं में बट रहे हैं इस तरीके से, तो इनको बोला जाता है ब्रोंकलाई, ठीक है। और ये ब्रोंकलाई जो है वो लास्ट में जाके इस तरीके की संरचना आपको दिख रही होगी, जैसे ये ब्रोंकलाई है, इस तरीके से यहाँ पे आपको एक संरचना दिख रही होगी, इसे बोला जाता है एल्वोलाई, इसे बोला जाता है एल्वोलाई या एयर सैक, वायु का थैला। अब यहाँ से आगे जो है वो परिवहन होगा, तो मतलब अपना शरीर में जो लंग्स है, लंग्स एक तरीके से स्पंजनुमा संरचना है, जिसमें इस तरीके से पेड़ जो होता है ना, जैसे पेड़ ये तना होता है, फिर उसकी अलग अलग शाखाएं निकल जाती हैं, 3-4, फिर इन अलग शाखाओं में से अलग शाखाएं, फिर बहुत बहुत सारी शाखाएं निकलती जाती हैं। इस तरीके से ही अपने लंग्स के अंदर हो रहा है। यहाँ पे मान लीजिए ये ट्रैकिया मेन शाखा है इसकी, ये ट्रैकिया मेन शाखा है, इसके बाद में ये ब्रोंकाई, दो अलग अलग शाखाएं हो गई। अब ये ब्रोंकाई अलग अलग ब्रोंकोलाइज में बदल रही हैं, अलग अलग ब्रोंकोलाइज में, ठीक है, ये अलग अलग हो गई। ये लास्ट में जाके 23 बार डिवाइड होता है, एक बार नहीं 23 बार शाखाएं निकलती हैं, और तब जाके जो निकल के आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट निकल के आता है, ये जो आप देख रहे होंगे ये वाला, इसे हम बोलते हैं एल्वोलाई, ठीक है, एल्वोलाई या एयर सैक बोलते हैं इसे, ओके। एल्वोलाई या एयर सैक यानी वायु का थैला। यहाँ से एल्वोलाई से ये जो वायु पहुंची है रक्त के सहारे से परिवहन करेगी और कोशिकाओं तक जाएगी। तो मोर इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है अपने लंग्स में जो होता है वो एल्वोलाई होता है, ओके। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। एक चीज याद रखना, ये स्पंजनुमा संरचना है, ये थोड़ा सा पिंक टाइप का कलर का होता है, ये अपना जो लंग्स होते हैं, ओके। तो ये अपनी प्रोसेस होती है। इन ऑर्गन्स को एक बार दोबारा देख लीजिए, ऊपर वाला हिस्से से, यहाँ से नाक वाला हिस्सा, उसके बाद में फेरिंग्स मैंने आपको बताया था जिसे हम हिंदी में बोलते हैं ग्रसनी, उसके बाद में लेरिंग्स जिसे हम बोल सकते हैं ध्वनि यंत्र या गला, ठीक है, ध्वनि यंत्र या गला। और इसके ऊपर की साइड में यहाँ पे एक जो पुरुषों में जो दिखता है यहाँ पे इस साइड में, यहाँ पे जिसे हम बोलते हैं एडम्स एप्पल, ठीक है, या टैटुआ जिसे बोला जाता है, तो वो इसके ऊपर की संरचना होती है, लेरिंग्स के ऊपर होती है, जो महिलाओं में नहीं होती है। तो जिनमें ये जो टैटुआ या अपना एडम्स एप्पल होता है, ठीक है, एडम्स एप्पल जिनमें होता है, उनकी आवाज़ जो होती है वो भारी होती है, यानी पिच कम होती है, आवाज़ भारी होती है। महिलाओं में ये एडम्स एप्पल यानी टैटुआ नहीं होता है, तो उनकी पिच हाई होती है और आवाज़ पतली होती है। वो देखते हैं, दोबारा देख लेंगे, बट ओवरव्यू में बता रहा हूँ मैं आपको, ओके। फिर यहाँ से अपना लैरिंक्स से आगे यहाँ वायु गई, एंड ये जो है अपना ट्रैकिया या वायुनली जिसे बोलते हैं हम, उसके बाद में ये ब्रोंकाई में बढ़ जाता है, और ब्रोंकाई जो है ब्रोंकोलाइज में बढ़ जाती है, और लास्ट में जाने के बाद में यहाँ पे हमें एल्वोलाई मिलता है या एयर सैक मिलता है लंग्स के अंतर्गत। और लंग्स दो होते हैं, एक होता है राइट लंग्स और एक होता है लेफ्ट लंग, ठीक है। अगर आप जब इमेज बनाओगे तो उसमें इधर की साइड वाले को राइट दिखाओगे। अब क्यों दिखाओगे? एक तरीके से ऐसे कि जैसे मैं हूँ यहाँ से, मेरे फेफड़ों को मैं अपनी साइड से देखूंगा तो ये मेरे लिए राइट हैंड साइड है, ठीक है, ये मेरे लिए राइट है। आपके लिए ये लेफ्ट दिख रहा होगा, बट मेरे लिए ये राइट है। सामने से अगर देखोगे तो आपको ये लेफ्ट होगा, बट मेरा राइट ये है, मेरा लेफ्ट ये है। तो इधर वाला जो होगा लंग्स जो होगा उसे राइट लंग, और इधर वाला जो लंग होगा उसे लेफ्ट लंग्स बोलेंगे, ओके। और एक दो पॉइंट और देख लेंगे लंग्स के साथ साथ में। तो पहली बात शुरू करते हैं, पहले जो है शुरू 3D से करते हैं हम। एक बार 3D में आपको दिखा देता हूँ। ये अपना ह्यूमन बॉडी आपको दिख रही होगी। मैं हमेशा जैसे बताता हूँ कि सबसे पहले हम इसकी जो ऊपर वाली त्वचा है उसको हटाने के बाद में ये हमें मस्कुलर सिस्टम दिखता है, मांसपेशी तंत्र दिखता है। उसके बाद में हमें दिखता है स्केलेटन सिस्टम, जो अपना कंकाल तंत्र होता है, हड्डियों वाला ढांचा। उसके साथ में हमने बताया था ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, ओके। उसके बाद में अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है अपना, ओके। ये देख सकते हैं सारी चीज़ें। अब नाम भी आपको याद हो गए होंगे मेरे हिसाब से, एक एक नाम आप मेरे साथ में बोल सकते हैं यहाँ पे, ओके। एक एक नाम जो है वो हम लिखते चलेंगे। शुरुआत में यहाँ पे हो गई अपनी नोज या नाक हो गई, ओके। ये वाला हिस्सा जहाँ पे भोजन साथ साथ में जा रहा है वायु के साथ में, वो होता है अपना ग्रसनी, ठीक है, ग्रसनी या फेरिंग्स बोलते हैं, ओके। उसके बाद में ये मैंने आपको इधर की साइड में ये जो ढक्कन दिख रहा है, जब हम भोजन खाते हैं तब ये ढक्कन लग जाता है और श्वसन नली में भोजन नहीं जाता है, तो मैंने इसे बताया था एपिग्लोटस, एपिग्लोटस, ठीक है, एपिग्लोटस ये मैंने बताया था, ठीक है। उसके नीचे ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा, ये अभी मैंने आपको बताया था फेरिंग्स, ठीक है, फेरिंग्स यानी ध्वनि यंत्र, ध्वनि यंत्र, क्योंकि यहीं से ध्वनि का निर्माण होता है, ठीक है। उसके बाद में ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो है, ये मैंने अभी बताया ट्रैकिया बोला जाता है इसे, या वायुनली बोला जाता है, ओके। और फिर ये जो है वो आपको दोनों लंग्स दिख रहे होंगे। ट्रैकिया जो डिवाइड हो रहा है वो दो तरीके के ब्रोंकाइज में डिवाइड हो रहा है, आपको दिख रहा होगा, दो ब्रोंकाइज में डिवाइड हो चुका है, ओके।
तो एक चीज़ आप यहाँ पे नोटिस कर पा रहे होंगे, अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पे, तो इस जगह पे आप अगर 3D में देखें, यहाँ पे अपना जो लेफ्ट साइड वाला जो लंग्स है, लेफ्ट वाला लंग, इधर वाला लेफ्ट होगा, इधर वाला राइट होगा, क्योंकि राइट हैंड इधर है इसका। तो लेफ्ट लंग के पास में आपको यहाँ पे कैविटी दिख रही होगी, खाली स्थान दिख रहा होगा यहाँ पे थोड़ा सा। इस जगह पे बीच में जो होता है वहाँ हमें हर्ट मिलता है हमारा, यहाँ पे हर्ट बैठा हुआ होता है इस जगह पे। इस जगह पे ये खाली सी जगह दिख रही है, थोड़ा सा सेंटर में होता है, और थोड़ा सा स्लाइटली जो होता है वो लेफ्ट साइड में होता है, बाकी प्योरली लेफ्ट में नहीं होता है। यहाँ नहीं होता है हर्ट, हर्ट सेंटर में ही होता है, थोड़ा सा स्लाइटली लेफ्ट में होता है। यहाँ से लेके इस तरीके से ये जो कैविटी दिख रही है आपको इस तरीके से, वो अपने हर्ट के वाले हिस्से के लिए होगी। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको दिख गई होंगी। ऊपर वाला मैंने आपको नोज बता दिया, उसके बाद में ये मुंह वाला ऐसा बता दिया, लेरिंग्स बता दिया, फेरिंग्स बता दिया, ट्रैकिया बता दिया, लंग्स बता दिया। ये अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। अब इनमें से एक एक अंग का काम देख लेते हैं। एक एक अंग देखने से पहले आप एक दो पॉइंट और जो है वो एग्जाम की दृष्टि से याद कर सकते हैं कि मनुष्य में जो अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो लंग्स के माध्यम से होता है, फेफड़ों के माध्यम से होता है। अब ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैं यहाँ पे लिख दिया है कि कुछ एक जीवों में क्या होता है, स्किन से ही उनका श्वसन हो जाता है। तो वो कौन कौन से जीव होते हैं, केंचुआ, जोंक, मेढक, वो अपनी स्किन से ही जो है वो अपना श्वसन कर लेते हैं। उसके अलावा कुछ कीट पतंगे ऐसे होते हैं जिनमें जो होता है वो श्वसन नली है, वहाँ से ही अपनी श्वसन प्रक्रिया पूर्ण कर लेते हैं। उसके अलावा जलीय जीव या मछलियाँ जो होती हैं वो अपने गलफड़ों से अपनी श्वसन प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं। तो मनुष्य का जो होता है वो लंग्स से होता है। एग्जाम में ये पूछा जाता है कि मछलियाँ अपने श्वसन प्रक्रिया किस अंग के माध्यम से करती हैं, तो वो गिल्स के माध्यम से करती हैं। कीटों में जो होता है वो श्वसन नली के माध्यम से हो जाता है। कुछ मेढक वगैरह, जोक या केंचुआ जो होते हैं वो अपनी त्वचा के माध्यम से ही अपना श्वसन कर लेते हैं। तो मनुष्य में जो होता है वो लंग्स के माध्यम से होता है। तो अंग कौन कौन से देखने हैं हमें, मानव श्वसन के अंग, ऊपरी भाग और निचला भाग। ऊपर वाला नोज, फेरिंग्स, ग्रसनी, उसके बाद लेरिंग्स जिसे हम साउंड बॉक्स या ध्वनि यंत्र बोल सकते हैं, और लोअर पार्ट में ट्रैकिया और लंग्स देखते हैं। ये पार्ट तो मैंने आपको बता ही दिए थे, एक बार और देख लीजिए, यहाँ पे मैप में ही देखिए। ओके, इस तरीके से देख लीजिए। पहला भाग नोज, उसके बाद में मैंने आपको बता दिया ग्रसनी, उसके बाद में यहाँ पे मैंने बताया आपको इस जगह पे विंड पाइप से पहले आपको बताया था साउंड बॉक्स, उसके बाद में ये विंड पाइप एंड ट्रैकिया, उसके बाद में इनके डिवाइडेशन, और ये अलग अलग पार्ट जो हुए लंग्स हुए। एक एक अंग का काम देखते हैं। नोज, ठीक है, ये श्वसन तंत्र का पहला अंग है जो वायु को छानने, ताप का नियमन करने के काम आता है, इसलिए नाक से श्वास लेना मुख की तुलना में बेहतर होता है। तो दो काम आपको याद रखने हैं नाक के। पहला काम तो होता है ये वायु को छानता है, किस तरीके से, क्योंकि इसके अंदर बाल होते हैं, तो बाहर से जो धूल के कण आते हैं उनको रोक देता है। उसके अलावा अगर आप ध्यान दें तो जब भी आप किसी कंकाल को देखते होंगे तो ऊपर का ये जो वाला भाग होता है यहाँ पे आपको हड्डी नहीं दिखती है, और इस वाले भाग को आप हिला भी सकते हो आसानी से, इस तरीके से हिला भी सकते हो, क्योंकि यहाँ पे प्योर हड्डी नहीं होती है, यहाँ पे उपास्थि होती है और वहाँ पे सिलेस्मा झिल्ली उपस्थित होती है। ठीक है, सिलेस्मा झिल्ली या म्यूकस लेयर होती है। ये म्यूकस लेयर जो होती है वो क्या करती है, जितने भी कण आते हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं वायु के साथ साथ में, तो वो जो कण होते हैं इस म्यूकस लेयर से चिपक जाते हैं। ऐसा भी होता है कि जब गर्मियां अधिक होती हैं तो गर्मियों के समय पे एक इसका काम जो है, म्यूकस लेयर का ही काम है वो ताप का नियमन। तो ताप का नियमन इन द सेंस हमारा शरीर जो होता है वो नॉर्मल टेम्परेचर 30 से 35 के बीच में ही श्वसन प्रक्रिया में जो वायु है उसको लेता है। अगर बाहर की हवा जो है वो 45 डिग्री सेल्सियस वाले क्षेत्र से आ रही है और गर्म हवा है, तो ये जो अपनी श्लेष्मा या लेयर है, श्लेष्मा लेयर है या म्यूकस लेयर है, वो वायु को ठंडा करने का काम करती है। क्योंकि 45 डिग्री सेल्सियस वाला जो टेम्परेचर है उससे अगर वायु आ रही है तो हमारे जो श्वसन प्रक्रिया है वो उसको नुकसान हो सकता है। इसलिए श्लेष्मा लेयर जो होती है उसका टेम्परेचर कम करने का काम करती है, और जब सर्दियों का मौसम होता है तब उसका टेम्परेचर बढ़ाने का काम करती है। ठीक है, तो गर्मियों में कभी कभी आपने देखा होगा कि अधिक तापमान के कारण और ये बार बार में श्लेष्मा झिल्ली जो बाहर से वायु आ रही है उससे ठंडा करने के चक्कर में ये श्लेष्मा झिल्ली जो पिघलने लग जाती है तो आपकी नाक बहने लग जाती है, ऐसा होता है। और सर्दियों में क्या होता है कि आपको ठंडी हवा जो आप वायु में से ले रहे हो उसे अपने शरीर के अंदर गर्म पहुंचाना है, तो श्लेष्मा झिल्ली क्या करेगी, उस ठंडी को गर्म करने का काम करेगी। उसके चक्कर में क्या होता है, श्लेष्मा जो होता है वो जम जाता है, इसलिए जो है नाक बंद हो जाती है आपकी सर्दियों के समय पे। तो दो श्लेष्मा वाला काम होता है। उस तरीके से आपको समझ में आ गया हो तो दो चीज आपको याद रखनी है नाक से रिलेटेड, एक तो वायु को छानना और ताप का नियमन। ठीक है, एक तो इसमें बाल होते हैं, दूसरा इसमें म्यूकस लेयर होती है जो ताप का नियमन करने में भी और इसके अलावा ये वायु को छानने में भी काम आती है। उसके अलावा कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भारी कण आकर के आपके नाक
के अंदर चला जाता है तो ये श्लेष्मा झिल्ली को महसूस होता है कि ये श्लेष्मा झिल्ली को नष्ट कर सकता है ये कण, तो तुरंत मैसेज जाता है दिमाग के पास में कि ऐसे कण आ चुके हैं जो आपकी श्लेष्मा झिल्ली को या म्यूकस लेयर को जो है नष्ट कर सकते हैं। इसलिए मस्तिष्क तुरंत डायफ्राम को मैसेज देता है और आपको छींक आ जाती है एक तरीके से। तो जब भी आप झाड़ू लगा रहे होंगे और आपके डस्ट चली जाती है तो तुरंत छींक आ जाती है। उसका कारण क्या है कि ऐसे कण जा चुके हैं आपकी नाक के अंदर जो कि श्लेष्मा झिल्ली को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए मैसेज जाता है मस्तिष्क के पास, मस्तिष्क तुरंत जो है वो छींकने वाली प्रक्रिया करता है। ओके, नाक के भीतर उपस्थित श्लेष्मा झिल्ली यदि धूलकण चिपक जाते हैं तो बलपूर्वक बाहर निकालना इसे छींकना कहा जाता है। उबासी क्या होती है? एक्चुअली में बलपूर्वक ऑक्सीजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को उबासी कहा जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो शरीर मैसेज भेजता है कि ऑक्सीजन कम हो चुका है और बाहर से ऑक्सीजन अधिक मात्रा में लिया जाए। तो फिर तुरंत जो है वो एक प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत उबासी आती है, आपका पूरा मुंह खुल जाता है जिसमें आप बहुत अधिक मात्रा में ऑक्सीजन अंदर ले लेते हो। तो उबासी जो होती है, अगर आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो ये उबासी की प्रक्रिया होती है। तो ये जो है वो शुरुआत वाली नाक आपने देख ली। उसके बाद में लेरिंग्स गला, फेरिंग्स हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, ग्रसनी वाला भाग जहाँ पे भोजन और उसके अलावा वायु दोनों एक साथ साथ में चलते हैं, उसके बाद में दोनों अलग हो जाते हैं। ओके, लेरिंग्स जिसे हम गला बोलते हैं या ध्वनि यंत्र बोलते हैं, यह श्वसन तंत्र के मार्ग में आने वाला महत्वपूर्ण अंग है जो ध्वनि निर्माण का कार्य करता है, इसे ध्वनि यंत्र भी कहते हैं। ठीक है, तो एक एपिग्लोटस जो बताया था मैंने आपको, एक एपिग्लोटस जो बताया था वो तो एक ढक्कन होता है जो बंद हो जाता है जब हम खाना खाते हैं। ओके, लेरिंग्स जो होता है वो जो अपना कंठ होता है वो यहाँ पे होता है। ठीक है, गला जिसे बोल सकते हो, कंठ बोल सकते हो। तो यहाँ पे वायु बाहर निकलती है जब हम बोलते हैं तब। ठीक है, तो देखो दो चीज आप ध्यान रख सकते हैं, एक तो होता है आदमी तुतलाना और एक होता है बिल्कुल गूंगा। गूंगा और तुतलाने वाले दोनों में अंतर होता है। गूंगा मतलब उसका कंठ खराब है, गला खराब है, यानी यहां से वो वायु बाहर नहीं निकाल पा रहा है। ठीक है, बिल्कुल ही नहीं बोल पाएगा, वो कुछ भी नहीं बोल पाएगा। और तुतलाने वाला व्यक्ति या हकलाने वाला व्यक्ति जो होता है, हकलाने वाले व्यक्ति का भी ये गला खराब होता है क्योंकि जब वो बोलना चाह रहा है तो वो हवा नहीं निकल पा रही है, वो उस तरह का होता है। तुतलाने वाले व्यक्ति के साथ में क्या होता है, उसकी जीभ की जो अनियमितता होती है, जीभ जो है वो नियंत्रित नहीं होती है। बोलना चाह रहा है आ, बोल जाता है ता, तो वो जीभ के कारण होता है। जीभ दोनों चीज होती है अपने ध्वनि निर्माण में, एक कंठ का निर्माण योगदान होता है और दूसरा होता है जीभ का। कंठ का योगदान होता है हमारे लिए ध्वनि का निर्माण करना और जीभ का योगदान होता है शब्दों का निर्माण करना। ठीक है, जीभ जिस तरीके से घूमती है उस तरीके से शब्द बनते हैं। और हिंदी में जब आप पढ़ते होंगे तो तालु शब्द होते हैं या धांडव शब्द होते हैं, अलग अलग तरीके से कि आप तालु से बढ़ रहे हैं या दांतों से बढ़ रहे हैं, तो जो होता है वो शब्दों का निर्माण होता है। तो जो भी व्यक्ति गूंगा है, कुछ भी नहीं बोल पा रहा है, या हकलाने में भी यही होता है कि जब वो बोलना चाह रहा है तो उस समय वो उसके जो वायु है वो बाहर नहीं निकल पा रही है। ठीक है, तो वो होता है गला खराब होने के कारण। ठीक है, और दूसरा तुतलाना जो होता है वो होता है आपकी जीभ जिस तरीके से आप बोलना चाह रहे हो उस शब्द को ना बनाने की बजाय किसी दूसरे शब्द को बना गई। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है अपने शरीर के अंदर। तो लेरिंक्स जो है वो ध्वनि यंत्र हो गया। उसके बाद में यहीं पे एडम्स एप्पल होता है। ये एडम्स एप्पल जो होता है वो पुरुषों में ही पाया जाता है, महिलाओं में नहीं पाया जाता है। तो ध्वनि यंत्र के चारों तरफ पुरुषों में एक विशेष संरचना का विकास होता है, उसे एडम्स एप्पल कहा जाता है, जिसके कारण पुरुषों की आवाज निम्न तारत्व मोटी होती है, महिलाओं में आवाज पतली होती है क्योंकि उनमें एडम्स एप्पल का विकास नहीं होता है। यदि लैरिंक्स में अनियमितता होती है, लैरिंक्स वाला ये वाला हिस्सा ध्वनि यंत्र में अनियमितता होती है तो मनुष्य आवाज नहीं निकलती है। यदि जुबान या जीभ में मांसपेशियों में समस्या होती है तो शब्द नहीं बनते। आगे बात समझ में, जो बात मैं बोलना चाह रहा था, अगर जीभ में कुछ गड़बड़ी है तो जब भी आपसे बोला जाता है कि तुम्हारी जबान ज्यादा चल रही है तो जीभ को काट देना, तो मतलब अब शब्द नहीं बन पाएंगे। अंदर से वो बोलना चाहेगा, हवा भी निकाल लेगा, ध्वनि का निर्माण भी कर लेगा। अगर जीभ काट दिएगा किसी व्यक्ति की या जीभ नहीं है जिस व्यक्ति की, तो वो ध्वनि का निर्माण कर लेगा। ठीक है, कंठ से कुछ ना कुछ निकाल सकता है, हवा निकाल सकता है, लेकिन शब्द नहीं बना पाएगा। ओके, उसके अलावा एक दो पॉइंट और ध्यान रख सकते हैं। मनुष्यों की जो जीभ होती है वो पीछे की साइड से बंधी होती है। ठीक है, पीछे की साइड से बंधी होती है। और जो अपना गिरगिट वगैरह होते हैं या छिपकली वगैरह होती है, उनकी जीभ आगे की साइड में बंधी होती है, तो उससे वो बाहर निकाल के फेंक सकते हैं। ये ध्यान रखना है आपको। तो वो जीभ को बाहर निकाल सकते हैं और किसी कीट पतंगे को खा भी सकते हैं। तो ये दोनों अंतर है कि मनुष्य की जीभ जो होती है वो पीछे की साइड में बंधी हुई होती है, और जो जो छिपकली वगैरह होती हैं उनकी जीभ जो होती है वो आगे बंधी होती है, जिसे वो बाहर निकाल सकते हैं। ओके, तो एडम्स एप्पल समझ में आया है। एडम एप्पल कहाँ होता है ये मैं लोकेशन आपको बता देता हूँ एक बार से। ये वाला आप इमेज देख रहे हैं। ओके, इस वाले इमेज में आप क्लियरली देख पाएंगे
यहाँ पे जो है अपना ध्वनि यंत्र है, अंदर वाला हिस्सा जो है, ठीक है, ये वाला हिस्सा जो ध्वनि यंत्र है, इसके चारों तरफ यहाँ पे जो निर्माण होता है, चारों तरफ जो निर्माण होता है वो एडम्स एप्पल का होता है। ध्वनि यंत्र के चारों तरफ निर्माण होता है। बच्चा जब होता है तब उसका एडम्स एप्पल नहीं होता है, ठीक है। जब उसके हार्मोनों का स्राव होने लग जाता है 14-15 साल की उम्र के बाद में, तब एडम एप्पल का विकास शुरू होता है, ठीक है। तब ध्वनि यंत्र के चारों तरफ एक संरचना बन जाती है, विशेष संरचना, जिसे हम एडम्स एप्पल बोलते हैं। इसके कारण क्या होता है कि आवाज जो होती है, पुरुषों की आवाज जो होती है वो भारी होने लग जाती है, महिलाओं में इसका विकास नहीं होता है, इसलिए ये जो होता है उनकी आवाज जो होती है पतली होती है। आगे बात समझ में। ट्रैकिया को वायु मार्ग नलिका विंड पाइप कहते हैं, जो वायु को फेफड़ों तक पहुंचाने का काम करती है। इसकी लंबाई 10 से 11 सेंटीमीटर होती है। सी शेप के कार्टिलेज रिब के द्वारा ढकी होती है। इस तरीके से सी शेप के वो होते हैं, ठीक है। इस वाली इमेज में आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इस तरीके से आप देख लीजिए। ये इस तरीके से सी शेप की कार्टिलेज जो है अस्थियों, उपास्थियों, अस्थि तो होती हैं हड्डियाँ, उपास्थि होती हैं हड्डियों से थोड़ी सी नॉर्मल सॉफ्ट, ठीक है, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होती है, हड्डियों से थोड़ी सी सॉफ्ट होती हैं उपास्थियाँ, ओके। प्रॉपर हड्डियाँ भी नहीं होती हैं, हड्डियाँ ज़्यादा मजबूत होती हैं। हड्डियों की तो अपना ये ऊपर वाला हिस्सा बना हुआ होता है, बच्च वाला हिस्सा होता है, जो भी होता है, ठीक है। तो कार्टिलेज जो होती है वो हड्डियों से थोड़ी सी सॉफ्ट या मुलायम होती है, ठीक है। यहाँ पे इसलिए कार्टिलेज का लगाया गया है ताकि अगर आप कभी अचानक से वायु ले लेते हो, एकदम तेज गति से वायु ले लेते हो या तेज गति से वायु छोड़ देते हो, तो वो सुकड़ के बंद ना हो जाए अपनी ये वायु नली, इसलिए कार्टिलेज लगाई गई है ताकि ये प्रोसेस ना हो। मतलब अगर आप इस तरीके से आपकी वायु नली है, ओके, अगर आपने एकदम से बाहर निकाल दी हवा, जब बाहर निकालते हैं तो पाइपलाइन को अगर देखेंगे, अगर नली से पाइप हवा बाहर निकालोगे तो वो जो है वो पीछे की साइड से इधर से, तो ये पीछे से सिकुड़ सकती है, इसलिए यहाँ पे जो है वो कार्टिलेज होती है, उपास्थियाँ होती हैं जो उसे सिकुड़ने नहीं देती हैं और ये नियमन चलता रहता है, ओके। तो ये हुआ अपना ट्रैकिया, वायु नली जिसे बोलते हैं। उसके बाद में फेफड़े, मनुष्य में एक जोड़ी फेफड़े मिलते हैं। इसमें कार्यात्मक इकाई एल्वोलाई एयर सैक होती है, जिसकी संख्या बहुत अधिक होती है, करीब करीब 30 करोड़ के आसपास होते हैं फेफड़ों में, दोनों फेफड़ों में मिला करके। इसी संरचना से वायु रक्त में प्रवेश करती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट संरचना है जिसके सहारे से वायु रक्त में प्रवेश करने वाली है, ओके। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और एक दो पॉइंट अगर आप देखें तो आप ध्यान रख सकते हैं कि ये वाला जो अपना दायां वाला जो लंग्स है, इसकी साइज बड़ी होती है बाएं वाले लंग्स की तुलना में। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इसके लिए एक बीच में छोटा सा भाग जो है, इस जगह पे आप देख पा रहे होंगे, इस जगह पे जो छोटा सा भाग है ये हार्ट के लिए भी है। तो हार्ट स्लाइटली लेफ्ट में होता है, पूर्ण रूप में लेफ्ट में नहीं होता। ऐसे बोलते हैं ना कि हार्ट यहाँ पे होता है, हार्ट यहाँ पे नहीं होता है, हार्ट यहीं पे होता है बिल्कुल बीचों बीच में, लेकिन थोड़ा सा स्लाइटली लेफ्ट में होता है, ओके। तो ये हार्ट वाला हिस्सा होता है, हार्ट कैविटी वहाँ पे होती है, ओके। इसका कलर जो होता है लंग्स का वो पिंक होता है। इसकी बेसिक यूनिट जो होती है वो एल्वोलाई या वायु क्यूब का होती है, जिसकी संख्या करीब करीब 30 करोड़ होती है। इसका मुख्य कार्य होता है रक्त को शुद्ध करना, CO2 को बाहर निकालना, ओके। तो रक्त को शुद्ध कैसे करते हैं कि एल्वोलाई जो होती है वो जो ये वाली इससे जो है, ये वाली, अभी देखिए यहाँ से एक करके अच्छे तरीके से समझ भी लीजिए। ये वाला एल्वोलाई है ना, ये जो है वो रक्त नलिकाओं से जुड़े हुए हैं, रक्त नलिकाओं से, इस तरीके से ये रक्त नलिकाओं से जुड़े हुए एल्वोलाई हैं, ठीक है। तो रक्त में जो CO2 होती है उसे ये सोख लेते हैं एल्वोलाई और रक्त को ऑक्सीजन दे देते हैं, ओके। तो ये इनका क्रिया होती है इस तरीके से, ओके। यहाँ देख लीजिए मैंने यहाँ बनाया हुआ है, ये एल्वोलाई एयर सैक है इस तरीके से, ये अपनी क्या है, रक्त वाहिकाएं, ओके, रक्त वाहिकाएं। तो ये क्या करेगा एल्वोलाई, इधर की साइड में रक्त वाहिकाओं को O2 दे देगा और रक्त वाहिकाओं में अगर CO2 है तो उसे बाहर सोख लेगा। आगे बात समझ में। तो CO2 अगर बाहर निकल जाएगा तो रक्त शुद्ध हो जाएगा। तो रक्त को शुद्ध करने का काम जो कर रहा है वो फेफड़े कर रहे हैं, ओके। और ये सब जो होता है वो अपना डायफ्राम के ऊपर होता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया है इस वाला हिस्सा जो यहाँ पे ये वाला हिस्सा जो देख रहे हैं वो डायफ्राम होता है, ठीक है। और जब हम सांस लेते हैं, जब हम सांस लेते हैं, आप अपना श्वसन लेके देखिए, जब सांस लोगे आप तो आपका ये फेफड़े जो है वो फैल जाएंगे और डायफ्राम जो है वो नीचे की साइड में चला जाएगा, ओके। और जब आप सांस बाहर छोड़ते हैं तो आपका डायफ्राम जो है वो ऊपर की साइड में आ जाएगा और आपके जो फेफड़े हैं वो सिकुड़ जाएंगे। ये प्रोसेस होती है, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर हुआ। अब हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने देखा कि हमारे ऊपर की साइड में सांस लेने की प्रक्रिया कैसे हो रही है। सांस लेने की प्रक्रिया नाक, उसके बाद में अपना फेरिंक्स, लैरिंक्स और ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद में अपना लंग्स तक पहुंच गया है, ठीक है। जिसकी क्रियात्मक इकाई जो है वो अपनी एल्वोलाई जिसे मैंने बोला है, ओके। अब यहाँ से क्या होने वाला है कि एल्वोलाई से, एल्वोलाई तक ऑक्सीजन आ चुकी है या वायु आ चुकी है। अब इस एल्वोलाई से वायु को पहुंचाना है हमें कोशिका तक, ठीक है।
और इस प्रक्रिया को बोला जाता है कि गैसों का परिवहन। ठीक है, गैसों का परिवहन। तो ये दूसरी प्रक्रिया क्या है, गैसों का परिवहन। इसमें ऑक्सीजन का परिवहन देखना है और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, क्योंकि ऑक्सीजन को कोशिका तक पहुंचाना है और कार्बन डाइऑक्साइड को कोशिका से बाहर लेकर के एल्वोलाई के माध्यम से श्वसन प्रक्रिया में वायुमंडल में छोड़ देना है। ओके, ऑक्सीजन का परिवहन यह मुख्य रूप से हीमोग्लोबिन की सहायता से होता है, जो रक्त में उपस्थित आरबीसी की कोशिकाओं में मिलता है। एक ऑक्सीजन में 4 हीमोग्लोबिन के बहन की क्षमता होती है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, जो एक अस्थायी अणु होता है। ओके, अब समझिए, ऑक्सीजन का परिवहन करना है हमें, कहाँ से करना है, एल्वोलाई से। इस तरीके से ये अपनी वायु का थैला है, एयर सैक जिसे बोल सकते हैं, इसके अंतर्गत वायु पहुंच चुकी है। ओके, और ये सारी की सारी एल्वोलाई जो जुड़ी हुई हैं वो जुड़ी हुई हैं अपनी ब्लड वेसल्स से, यानी रुधिर की जो नलिकाएं होती हैं उनसे जुड़ी हुई हैं। अब क्या होने वाला है, अब यहाँ से ऑक्सीजन को इस ब्लड में डाला जाएगा। ओके, ऑक्सीजन यहाँ चला गया। इस ब्लड में जो आरबीसी की कोशिकाएं होती हैं, रक्त में उपस्थित आरबीसी की कोशिकाएं होती हैं, उनमें क्या होता है, आरबीसी की कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन होता है, एचबी। ये एचबी के साथ में ऑक्सीजन क्रिया कर लेता है, Hb+O2, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन अस्थायी अणु होता है। इस तरीके से यहाँ से, और जैसे यहाँ पे कोशिका है, इस जगह पे कोशिका है, तो ये कोशिका के पास में पहुंच करके इस ऑक्सीजन को छोड़ देता है। ठीक है, क्योंकि ये अस्थायी बंध है, तो यहाँ पे आने के बाद में इस ऑक्सीजन को छोड़ देता है ये हीमोग्लोबिन। तो मतलब एक तरीके से समझ लीजिए कि जो एयर सैक हैं, एल्वोलाई हैं, वो जुड़े हुए हैं रक्त नलिकाओं से। रक्त नलिकाओं में आरबीसी की कोशिकाओं के अंतर्गत हीमोग्लोबिन होता है, यानी हीमोग्लोबिन नामक एक बस है। उस बस में बैठ जाता है ऑक्सीजन, और उस बस में बैठ करके जो है वो कोशिकाओं के स्थान तक पहुंच जाता है। तो ऑक्सीजन का परिवहन जो हो रहा है वो हीमोग्लोबिन की सहायता से हो रहा है अपने शरीर के अंतर्गत। एक चीज होती है कि अगर हम वायु में श्वसन प्रक्रिया में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ले लेते हैं, सीओ, तो सीओ क्या करता है कि हीमोग्लोबिन के साथ में स्थायी बंध बना लेता है। ठीक है, और वो होता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। सीओ हीमोग्लोबिन के साथ में मिलकर के स्थायी बंध बना लेता है, उसका नाम होता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जो शरीर के लिए नुकसानदेह होता है। किस तरीके से नुकसानदेह हो रहा है, देखो, हीमोग्लोबिन का ओरिजिनल काम क्या है कि ऑक्सीजन को आपको कहां तक छोड़ के आना है, कोशिका तक छोड़ के आना है। ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना करके आपको कोशिका तक छोड़ के आना है, और ये जो बंध बन रहा है वो अस्थायी बंध है, अस्थायी अणु है। ओके, लेकिन अगर आपने वायु में कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड ले लिया है, तो ये बंध बनने वाला है स्थायी बंध, और स्थायी बंध जल्दी बनता है। तो उसके बाद में ये हीमोग्लोबिन और कार्बन मोनोऑक्साइड क्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेते हैं और उस बक्स पे कब्जा कर लेते हैं, यानी हीमोग्लोबिन पे कब्जा कर लिया जाता है। अब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को नहीं ले जा पाते हैं कोशिका तक। अगर जो लोग, आपने देखा होगा कभी कभी, अगर रात्रि में सर्दियों के मौसम में वो अपने कमरे के अंदर अंगीठी जला करके सो जाते हैं कुछ लोग, और उसमें से धुआं निकलता है। अगर उन्होंने खिड़की वगैरह नहीं खोली हुई है तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस होती है वो शरीर के अंदर जाती है, और वो हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है, और रक्त की जो हीमोग्लोबिन वाला आरबीसी जो कोशिकाएं हैं उन पे कब्जा हो जाता है। उसके बाद में ऑक्सीजन शरीर के अंदर नहीं जा पाता है, कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पाता है, और इसलिए लोगों की मौत भी हो जाती है। आप समाचारों में सुनते होंगे कि रात्रि में अंगीठी जलाकर सोए और इतने लोगों की वहाँ पे मृत्यु हो गई, ऐसा सुना जाता है। उसका कारण क्या होता है कि हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नामक स्थायी बंध बनाता है, जो अन्य किसी अणु, यानी अन्य किसी वायु के अणु ऑक्सीजन को जो है वो उस पर हीमोग्लोबिन से जुड़ने नहीं देता है। आगे बात समझ में? तो इस तरीके से जो होता है वो हीमोग्लोबिन के द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन होता है। यदि हीमोग्लोबिन की अपक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड से हो जाए तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है, जिसके कारण ऑक्सीजन के परिवहन में बाधा आती है, इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड को प्रदूषक माना जाता है। हीमोग्लोबिन की सहायता से 98% ऑक्सीजन का परिवहन होता है। ठीक है, तो मोस्टली परिवहन जो हो रहा है वो हीमोग्लोबिन की सहायता से ऑक्सीजन का हो जाता है। ओके, अगर आपसे कोई पूछे कि सामान्य पुरुषों में हीमोग्लोबिन कितना पाया जाता है, तो अपना 13 से 16 ग्राम डेसीलीटर जो होता है वो हीमोग्लोबिन पुरुषों में पाया जाता है, और 12 से 15 ग्राम पर डेसीलीटर हीमोग्लोबिन जो होता है वो महिलाओं में पाया जाता है। ठीक है, अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो ऑक्सीजन का परिवहन नहीं हो पाएगा। ठीक है, हीमोग्लोबिन की अगर कमी हो गई तो ऑक्सीजन का परिवहन नहीं हो पाएगा,
ऑक्सीजन का परिवहन नहीं हो पाएगा तो कोशिकाओं में ऊर्जा का निर्माण नहीं हो पाएगा, और ऊर्जाओं का निर्माण नहीं हो पाएगा तो आपको शुरुआत में थकावट वगैरह भी महसूस होगी, बाद में आपके लिए शरीर के लिए और भी हानिकारक हो सकती है। ओके, जो लोग पहाड़ों पे रहते हैं, जो लोग पहाड़ों पे रहते हैं उनमें हीमोग्लोबिन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। उसका कारण क्यों है? क्योंकि एक शब्द आपने सुना होगा, एडोप्टेशन, अनुकूलन। जैसी परिस्थितियां होती हैं शरीर अपने आप को उस हिसाब से ढाल लेता है। पहाड़ों पे ऊपर जाने पे ऑक्सीजन की कमी होती जाती है, ये तो आपने सुना ही होगा। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे वायु की भी कमी होती है और ऑक्सीजन की भी कमी होती है। पहाड़ों पे ऑक्सीजन की कमी है, अब शरीर को पता चल गया भाई ऑक्सीजन की कमी है, रहना यहीं पे है, तो शरीर क्या करता है कि अपने शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ा लेता है कि जितनी भी ऑक्सीजन आ रही है उसे तुरंत की तुरंत जो है वो कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करता है ताकि ऊर्जा का निर्माण हो सके। इसलिए पहाड़ों पर हीमोग्लोबिन, जो पहाड़ों पर रहने वाले लोग हैं उनमें हीमोग्लोबिन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों को तीर्थ यात्रा की सलाह दी जाती है कि आप वैष्णो देवी चले जाओ, कैलाश मानसरोवर चले जाओ, और उसके बाद में जब वहाँ से लोग आते हैं तो उन्हें तरोताज़ा फील होता है। उसका भी कारण क्या होता है कि जब आप वैष्णो देवी घूमने जा रहे हो या कई ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे घूमने जा रहे हो तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है। ऑक्सीजन की कमी है तो हमारा मस्तिष्क के पास में मैसेज जाएगा कि सर यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, अधिक मात्रा में हीमोग्लोबिन का निर्माण किया जाए ताकि हम ऑक्सीजन जो जितनी भी मिल रही है उसको तुरंत कोशिकाओं तक पहुँचा सकें। तो पहाड़ों पे जाने के बाद में नॉर्मल मनुष्य के में हीमोग्लोबिन की मात्रा भी बढ़ जाती है। ओके, तो आगे बात समझ में आपको। और आपसे कभी पूछा जाए एग्जाम में कि मनुष्य में साधारण वयस्क मनुष्य में कितना हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो 13 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन जो होता है पुरुषों में पाया जाता है, और 12 से 15 ग्राम पर डेसीलीटर जो होता है वो महिलाओं में पाया जाता है। अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है शरीर में तो जो है ऑक्सीजन कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पाता है, और इसी के कारण जो है वो एनीमिया की बीमारी हो जाती है। ओके, एनीमिया आपने सुना होगा, महिलाओं में, ज़्यादातर महिलाओं में एनीमिया की बीमारी मिलती है। ओके, जो लोग पहाड़ों पे ऊंचाई वाले स्थानों पे रहते हैं वहाँ एचबी यानी हीमोग्लोबिन की अधिकता मिलती है, क्योंकि ऊंचाई के साथ में वायु की सघनता कम हो जाती है। महिला व पुरुषों में हीमोग्लोबिन की मात्रा निर्धारक मान से कम होती है तो उसे एनीमिया कहलाती है। निर्धारक मान क्या है? पुरुषों में 13 से 16 और महिलाओं में 12 से 15। एनीमिया होने के कारण क्या होते हैं? अगर विटामिन B12 की कमी है तो एनीमिया हो सकता है, आयरन की कमी है तो एनीमिया हो सकता है, और फोलिक अम्ल की कमी है तो एनीमिया हो सकता है, यानी हीमोग्लोबिन की कमी आ सकती है। आगे बात समझ में। और अगर आपको एनीमिया हो चुका है तो मतलब एक तरीके से शरीर में आलस्य सा आ जाता है, थकान रहती है हमेशा, तो वो होता है इस तरीके से। आपको ये क्लियर हुआ? ऑक्सीजन का परिवहन हो गया, किसके माध्यम से हो रहा है ऑक्सीजन का परिवहन? ये हो रहा है अपना हीमोग्लोबिन के माध्यम से। अब देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अब ऑक्सीजन पहुंच गया कोशिका तक, अब कोशिका में किस तरीके से होने वाला है वो अपना अगला पॉइंट है जिसमें हम बोलते हैं कि कोशिकीय श्वसन। बट उससे पहले कोशिका में अब वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बनने वाला है, उसे वापस लाने के लिए क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड को 3 प्रकार से बाहर निकाला जाता है, क्योंकि खराब चीजें उसे जितना अधिक प्रकार हो सके शरीर से बाहर निकालना चाहिए। ओके, एक होता है अपना हीमोग्लोबिन के द्वारा 23% कार्बन डाइऑक्साइड का फिर से वापस से लेकर के एल्वोलाई को छोड़ दिया जाता है। एल्वोलाई ब्रोंकाई के माध्यम से, ट्रकाई के माध्यम से नाक से बाहर निकाल देता है। दूसरा होता है रक्त में सीधा घुलकर, इतना 7% कार्बन डाइऑक्साइड का रक्त में सीधा घुलकर के होता है। हीमोग्लोबिन की सहायता से 23% होता है, लेकिन सर्वाधिक जो होता है वो बाइकार्बोनेट्स की सहायता से होता है 70%। लगभग 70% CO2 का परिवहन सोडियम बाइकार्बोनेट एवं पोटेशियम बाइकार्बोनेट्स की मदद से होता है। तो आपको याद रखना है कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन 3 तरीके से हो रहा है, बाइकार्बोनेट्स की मदद से, हीमोग्लोबिन की मदद से, और उसके अलावा रक्त में सीधा घुल करके। एंड ऑक्सीजन का परिवहन सिर्फ एक तरीके से हो रहा है, वो भी है आरबीसी में मिलने वाली हीमोग्लोबिन के साथ में क्रिया करके, ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना करके। एक पॉइंट आप याद रख सकते हैं कि श्वसन की प्रक्रिया में जो घटक होते हैं अंदर जा रहे हैं और बाहर आ रहे हैं किस प्रकार होते हैं, एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। देखो हमारा वायुमंडल है, मैंने आपको बताया था, इस वायुमंडल में नाइट्रोजन सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है 78 से 79%, आप 78% याद रखते हैं। ओके, उसके बाद में 21% में आपको बताया कि ऑक्सीजन पाई जाती है। उसके अलावा बहुत सारे अन्य हैं, और जो मैंने कार्बन डाइऑक्साइड का बताया था 0.04% पाई जाती है। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी पाई जाती है? 0.04%, यानी नाम मात्र कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे शरीर के अंदर जा रही है, ठीक है। लेकिन बाहर क्या आ रहा है ये देखिए, जितना नाइट्रोजन लिया है सेम टू सेम नाइट्रोजन पूरा का पूरा बाहर आ जाता है। ओके, उसके अलावा ऑक्सीजन 21% लिया है, लेकिन बाहर कितना आ रहा है? 16%, ठीक है, ध्यान रखना है। तो 5% ऑक्सीजन शरीर के अंतर्गत जो ग्लूकोज से ऊर्जा निकालने में चला गया। ओके, हमने यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लिया 0.04% और निकल के कितना आ रहा है? 4%।
तो जो क्रिया हो रही है कोशिका के अंदर, ग्लूकोज के साथ में ऑक्सीजन क्रिया कर रही है, तो उसमें किसका निर्माण हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का, और वो बाहर निकल के आ रहा है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अंदर हम 78% नाइट्रोजन लेते हैं, 21% ऑक्सीजन लेते हैं, और 0.04% ये हम लेते हैं CO2। बाहर हमारा नाइट्रोजन पूरा का पूरा वही निकल के आ जाता है, ऑक्सीजन कम हो जाता है, 21% लिया है तो वहां से 16% निकल के आ रहा है, और यहाँ पे 4% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड निकल के आती है। और जल वाष्प वातावरण के अनुसार से होता है, और बाहर जो होता है वो संतृप्त होकर आता है। यानी हम जब भी सांस छोड़ते हैं तो उसमें नमी अधिक होती है, जो सांस ली गई है उसकी तुलना में दोनों में अंतर होता है। अब इसलिए कभी कभी आप देखते होंगे कि गर्मी का मौसम, ठीक है, और सर्दी का मौसम, गर्मी के मौसम में जो वायु है उस वायु में नमी नहीं होती है, ठीक है, नमी सूख सूख चुकी होती है, वायु जो है वो गर्म होने के कारण उसमें नमी नहीं होती है। तो हम जो सांस ले रहे हैं उसमें जलवाष्प नाम मात्र का होता है, लेकिन अंदर से जो श्वसन आ रही है वो संतृप्त होती है, यानी उसमें H2O होता है। तो गर्मियों में हम शरीर के अंदर श्वसन प्रक्रिया में जल बिल्कुल नाम मात्र ले रहे हैं और बाहर ज्यादा निकाल रहे हैं, इसलिए गर्मियों में हमें बार बार प्यास लगती है। सर्दियों में उल्टा होता है, क्योंकि सर्दियों में ठंडक होती है, इसलिए वायुमंडल जो होता है उसमें नमी अधिक मात्रा में होती है। नमी यानी जलवाष्प, ठीक है, नमी का मतलब क्या होता है, जल के अणु जो होते हैं वायु में होते हैं, तो जलवाष्प जो होती है वो अधिक मात्रा में होती है। हम जलवाष्प अंदर लेते हैं और छोड़ते जो है वो संतृप्ति है, तो इसलिए सर्दियों में हमें जो है वो कम पानी की आवश्यकता होती है, गर्मियों में अधिक पानी की आवश्यकता होती है। कारण समझ में आ रहा है, क्योंकि जो बाहर की वायु है उसमें नमी नहीं है, और जो अंदर से निकल के आ रही है वो संतृप्त है, यानी उसमें पहले से H2O मिल चुका है। ओके, तो ये बात आपको याद रखनी है, ये पॉइंट भी पूरे पूरे याद रखने हैं। ओके, कुछ और फैक्ट देख लीजिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट। गोताखोर ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन के स्थान पर हीलियम का प्रयोग करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन उच्च दाब पर रक्त में घुलनशील होती है। नाइट्रोजन के बारे में एक पॉइंट और दो पॉइंट और आपको याद रखने हैं। नाइट्रोजन, जब वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है, हमारे शरीर में गई 78% और वापस 78% आ गई, तो मतलब क्यों रही नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का काम होता है ज्वलनशीलता को कम करना, ठीक है। ऑक्सीजन अपने आप में ज्वलनशील गैस है, बहुत तीव्र ज्वलनशील गैस है। नाइट्रोजन जो है वो ज्वलनशील गैस को कंट्रोल करती है, तो हमारे लिए नाइट्रोजन बहुत जरूरी होता है। लेकिन अगर हम जो है पानी के अंदर में जा रहे हैं और ज़्यादा गहराई पे चले गए तो ऊपर से वायु का दाब पड़ेगा, और हम साथ में सिलेंडर जो लेके गए हैं उसमें नाइट्रोजन है, तो अधिक दाब पर नाइट्रोजन जो होता है वो फपोले पाड़ने लग जाता है, उसके कारण फपोले पड़ने लग जाते हैं शरीर पर। इसलिए जो गोताखोर होते हैं वो नाइट्रोजन वाला सिलेंडर नहीं लेके जाते हैं, वो नाइट्रोजन के स्थान पर हीलियम मिला के लेके जाते हैं उस सिलेंडर में, ताकि शरीर पे फपोले नहीं पड़े। आगे बात समझ में। शरीर में पानी की हानि गर्मी में अधिक होती है, सर्दी में कम होती है, यह बात भी समझ में आ गई। सामान्य श्वसन की प्रक्रिया में ली गई या छोड़ी गई वायु का आयतन ज्वारीय आयतन कहलाता है, टाइडल वॉल्यूम कहलाता है, जो 500 मिलीलीटर होता है, जबकि मानव शरीर के फेफड़ों की कुल क्षमता 6 डेसीलीटर होती है। आपको ये समझ में आ गई होगी कि ज्वारीय आयतन क्या होता है। ज्वारीय आयतन का मतलब होता है एक बार हम जितनी सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, ठीक है, जितनी सांस ली गई है या तो ये या छोड़ी गई है, इसे बोला जाता है अपना ज्वारीय आयतन। तो ये होता है नॉर्मली 500 मिलीलीटर। ओके, और मानव शरीर के जो फेफड़े हैं उनकी कुल जो क्षमता होती है 6 डेसीलीटर होती है। ओके, अब हम पहुंच चुके हैं, अपना दूसरा पॉइंट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें जो श्वास ली गई थी तो उसका परिवहन किया गया था, यानी गैसों का परिवहन कर चुके हैं। अब हम कोशिका के लेवल पे वायु को पहुंचा चुके हैं। अब हम तीसरा वाला देख रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन या कोशिकीय श्वसन, कोशिका के स्तर पे श्वसन कैसे होने वाला है। भोजन से प्राप्त ग्लूकोज को रक्त के माध्यम से कोशिका तक पहुंचा दिया जाता है। रक्त में हीमोग्लोबिन की सहायता से ऑक्सीजन को कोशिका तक पहुंचा दिया जाता है। ओके, अब ये कोशिका, ठीक है, कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया होती है, उसके अलावा जीव द्रव्य होता है, केंद्रक होता है, अपना एक अलग से टॉपिक होगा, वहाँ पे हम देख लेंगे, ठीक है। बट इतना ध्यान रखो कि कोशिका शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, ज्यादातर कार्य कोशिका के अंदर ही होते हैं। ओके, तो भोजन से ग्लूकोज लिया, वो पहुंचा दिया कोशिका के अंतर्गत, ठीक है, कोशिका में ग्लूकोज पहुंच गया, और रक्त में हीमोग्लोबिन की सहायता से ऑक्सीजन पहुंच गई, चलो ऑक्सीजन पहुंच गया। अब ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, साथ साथ में ऑक्सीजन के 6 अणु मिलेंगे, क्रिया करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे, जल निकालेंगे और ऊर्जा निकालेंगे, जो हमारे शरीर के लिए यूजफुल होती है। इसी को क्या बोला जाता है, कोशिकीय श्वसन, ठीक है। कोशिकीय श्वसन दो तरीके से हो सकता है, या तो हो सकता है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, या हो सकता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। अब नॉर्मली ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही होगा, ठीक है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है तो उसे बोला जाता है वायवीय श्वसन या ऑक्सी श्वसन, ठीक है।
और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा है तो उसे बोला जाता है अनॉक्सी श्वसन या अवायवीय श्वसन। आगे बात समझ में। तो मोस्टली हमारे शरीर के अंदर जो भी ऊर्जा निकलती है ज्यादातर जो होती है वो अक्षी श्वसन के कारण ही होती है। ओके, देखिए श्वसन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, ऑक्सी श्वसन या वायवीय श्वसन जिसे हम एरोबिक श्वसन भी बोलते हैं, अनॉक्सी श्वसन, अवायवीय श्वसन जिसे एनारोबिक बोला जाता है। ओके, ऑक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, वही ग्लूकोज में ऑक्सीजन मिला, ये निकल के आया कार्बन डाइऑक्साइड H2O और 38 एटीपी की ऊर्जा निकली। ये ऑक्सी श्वसन जो होता है ये प्रक्रिया जो होती है कोशिका के अंतर्गत माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म दोनों के अंतर्गत होती है। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया में अधिक मात्रा में होती है, साइटोप्लाज्म में छोटा सा हिस्सा होता है। ओके, जब ग्लूकोज का पूर्ण दहन ऑक्सीजन की उपस्थिति में किया जाता है तो उसे ऑक्सी श्वसन कहते हैं। इसमें बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा की मात्रा 38 एटीपी होती है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी मतलब एक तरीके से ऊर्जा, जैसे पैसों का मात्रक होता है रुपए, ऐसे बोलते हैं ना 50 रुपए, इस तरीके से ऊर्जा को भी डिसाइड करना है। तो ऑक्सी श्वसन में 38 एटीपी ऊर्जा निकलती है एक ग्लूकोज के कारण। आगे बात समझ में। अनॉक्सी श्वसन, यदि शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो तो ग्लूकोज का अपूर्ण दहन किया जाता है जिसमें सह उत्पाद के रूप में जंतुओं में लैक्टिक अम्ल बनता है और पादपों में एथाइल अल्कोहल बनता है। मानव में लैक्टिक अम्ल मांसपेशियों में संग्रहित हो जाता है जिसके कारण मांसपेशियों में संकुचन व शीतलन नहीं हो पाता, ये थकावट का कारण होता है। पौधों में इस प्रक्रिया के द्वारा अल्कोहल का निर्माण किया जाता है जिसे किण्वन कहते हैं। आगे बात समझ में। दो चीजें, अनॉक्सी श्वसन में अगर ग्लूकोज के साथ में अनॉक्सी श्वसन यानी ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन अगर नहीं मिल रहा है तो जंतुओं में लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाएगा जो कि मांसपेशियों में संचित हो जाएगा जिसके कारण मनुष्य में थकावट होती है। ठीक है, और वैसे बहुत कम रेयर केस में होता है अनॉक्सी श्वसन। ठीक है, जब आपको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही होगी तब ऐसा होता है। ओके, पादपों में जब अनॉक्सी श्वसन होता है तब एथाइल अल्कोहल का निर्माण होता है, साथ साथ में वो कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ते हैं। तो इसकी सहायता से हम कृत्रिम अल्कोहल का भी निर्माण करते हैं, यानी जो लोग शराब बनाते हैं यानी किण्वन वाली जो प्रक्रिया की जाती है वो कृत्रिम तरीके से अनॉक्सी श्वसन होता है पादपों के अंतर्गत। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, इसमें कम ऊर्जा निकलती है लेकिन तीव्र ऊर्जा की प्राप्ति होती है और इसमें जो प्रक्रिया कंप्लीट होती है वो साइटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य के अंदर ही कंप्लीट होती है, जबकि ऑक्सी श्वसन जो हो रहा है वो माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म दोनों के अंतर्गत हो रहा है। आगे बातें समझ में। बेसिक चीजें मैंने आपको समझा दी हैं, एक बार अगर और देखना हो, रिवाइज करना हो तो एक बार देख लीजिए। ठीक है, ऑक्सी श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है, ऊर्जा अधिक निकल रही है, माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म दोनों में हो रहा है। ठीक है, और बड़ी मात्रा में 38 एटीपी ऊर्जा निकल रही है। अनॉक्सी श्वसन अगर जंतुओं में हो रहा है तो यानी मनुष्य भी शामिल हो जाते हैं जंतु में, तो लैक्टिक अम्ल बनेगा, और पादपों में हो रहा है तो इथाइल अल्कोहल बनेगा जो अपना किण्वन प्रक्रिया में सहायक होता है, या जिसे हम बोल सकते हो अल्कोहल बनाने में या शराब बनाने में भी यूज किया जाता है। इसमें ऊर्जा कम निकलती है लेकिन तीव्र मात्रा में निकलती है। आगे बात समझ में। तो ये अपना कोशिका के लेवल पे हमने श्वसन कर लिया जिसे हम बोलते हैं कोशिकीय श्वसन। ठीक है, तो अपना श्वसन प्रक्रिया की बेसिक चीजें कंप्लीट हो गई। 3 प्रोसेस बताई थी, पहला मैंने अंगों के बारे में बता दिया यानी बाह्य श्वसन बता दिया जिसे हम ब्रीथिंग बोलते हैं, नाक से लंग्स तक हमने पहुंचा दिया। दूसरा हमने बता दिया गैसों का परिवहन यानी ऑक्सीजन कैसे पहुंचेगी, सीधी सी बात है हीमोग्लोबिन की सहायता से कोशिका तक पहुंचेगी। वहां से CO2 बाहर कैसे निकल के आएगी, 3 तरीके बताए थे, हीमोग्लोबिन की सहायता से भी आ सकती है, रक्त में सीधा घुल करके भी आ सकती है, और बाइकार्बोनेट की सहायता से भी आ सकती है। बाइकार्बोनेट से ज्यादा बाहर निकलती है। फिर तीसरी प्रक्रिया पे हम पहुंचे थे जो है अपना कोशिकीय श्वसन, जिसके 2 प्रकार मैंने बताए, ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन में मैंने बता दिया आपको जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का दहन हो रहा है जिसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा निकल रही है, साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल रहा है। और अनॉक्सी श्वसन में ऑक्सीजन है नहीं, इसलिए जीव जंतुओं में लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो रहा है और पादपों में एथाइल अल्कोहल का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा कुछ पॉइंट आप देख सकते हैं। श्वसनीय गुणांक, श्वसन की प्रक्रिया में छोड़ी गई व ली गई ऑक्सीजन के अनुपात को श्वसनीय गुणांक कहते हैं, अर्थात कार्बोहाइड्रेट के लिए इसका मान 1 होता है, प्रोटीन व वसा के लिए इसका मान कम होता है। इस तरीके से श्वसनीय गुणांक का मतलब होता है कि यहाँ पे छोड़ी गई ऊष्मा अपॉन ली गई ऊष्मा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के लिए इसका मान जो होता है 1 होता है। ठीक है, और प्रोटीन के लिए और वसा के लिए इसका मान कम होता है। अनॉक्सी श्वसन में इसका मान अंत होता है क्योंकि ली गई जो ऊष्मा है वो 0 है। ठीक है, और छोड़ी गई जो है वो देखा जाता है, तो ली गई अगर वह किसी भी चीज के नीचे आप 0 लगा दोगे तो वो अनंत हो जाती है। ओके, तो ये आप पॉइंट याद रखते हैं। श्वसनीय गुणांक अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बोहाइड्रेट के लिए कितना होता है तो 1 होता है, प्रोटीन और वसा के लिए 1 से कम होता है। ठीक है, और अनॉक्सी श्वसन में ये अनंत होता है। दमा या अस्थमा, इसमें डायफ्राम तथा पसलियों की मांसपेशियों में संकुचन व शीतलन नहीं हो पाता है, इसलिए सांस लेने में कठिनाई होती है। कुछ लोगों में ऐसी बीमारी हो जाती है, बड़े बुजुर्गों में, या दबंग अगर आपने मूवी देखी होगी तो
उसमें ऐसा होता है कि एक ना, आप देखते होंगे एक पंप आता है, पंप की सहायता से आप जो है मुंह में ज़बरदस्ती हवा देते हैं। एक्चुअली में ये होता है कि डायफ्राम जो होता है वो उसमें संकुचलन व शीतलन वाली ऑटोमेटिक प्रक्रिया नहीं हो पाती है। हम सांस ले रहे हैं तो सांस लेते समय ये सब नॉर्मल हो रहा है, ठीक है। नॉर्मल किस तरीके से हो रहा है, सांस ले रहे हैं तो जब सांस लेंगे तब डायफ्राम ऊपर की साइड में आ रहा है, सांस छोड़ेंगे जब डायफ्राम नीचे की साइड में चल जाएगा, तो इस संकुचन व शीतलन हो रहा है ऑटोमेटिकली। लेकिन जब ये नहीं हो पा रहा है लोगों के अंतर्गत, तो फिर क्या होती है, दमा की बीमारी होती है, उन्हें सांस लेने में तकलीफ होती है, फिर हमें कृत्रिम श्वसन देना पड़ता है, यानी पंप की सहायता से हमें श्वसन देना पड़ता है ताकि वो जो अपना डायफ्राम है वो संकुचन कर सके। ओके, तो ये दमा व अस्थमा की बीमारी होती है। उसके अलावा एक बीमारी और इससे रिलेटेड, बाकी अपनी बीमारियों वाला टॉपिक होगा उसमें हम अलग से ही देखेंगे सारी चीज़ों को। तो सार्स की बीमारी जो है वो चीन से चली थी और उस बीमारी का कारण भी कोरोना था। एक्चुअली में कोरोना अभी वर्तमान में आया है, जो कोरोना नंबर 7 नंबर का टाइप आया है। कोरोना जो है वो 21वीं, ये जो सार्स की बीमारी थी जिसे बोला जाता था सीवियर एक्वायर्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें भी यही होता था कि गले को खराबी हो जाती थी, गले को, और यहाँ पे जो पकड़ लिया जाता था उस वायरस के द्वारा। तो ये सार्स बीमारी थी, सन 2000 के आसपास में चीन से निकल के चली थी। ओके, और ये संक्रामक बीमारी है। बाकी इस बीमारियों वाले टॉपिक को हम बीमारी वाला जो अलग से टॉपिक आएगा उसमें क्लियरली देखेंगे। तो इस तरीके से अपना श्वसन प्रक्रिया वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। श्वसन प्रक्रिया में बाह्य श्वसन देखा, बाह्य श्वसन में ब्रीथिंग हमने देख ली, ठीक है। उसके बाद में गैसों का एक्सचेंज, गैसों का परिवहन हमने देख लिया, और अंत श्वसन में ऑक्सी श्वसन और अनऑक्सी श्वसन देख लिया। गैसों के परिवहन में O2 का देख लिया और CO2 को देख लिया। अंगों को एक बार फिर से देख लीजिए, आपको फिर से याद हो जाए शायद। नाक, उसके बाद में यहाँ पे जहाँ पे भोजन और वायु वाला दोनों का एक जगह पे मिले हुए हैं वो मैंने बताई थी, ग्रसनी। उसके बाद में यहाँ पे आते हैं साउंड बॉक्स के पास में, जिसे हम बोलते हैं लेरिंग्स, ठीक है। उसके बाद में अपना आता है ये ट्रैकिया, वायु मार्ग। उसके बाद में लंग्स के लिए ब्रोंकाई, ठीक है। और फिर लास्ट में अपनी जो क्रियात्मक इकाई मैंने जो बताई थी उसे एल्वोलाई बोला था, एल्वोलाई बोला था, ठीक है। वायु कोपिका बोलते हैं, ठीक है। और उनकी संख्या काफ़ी अधिक होती है। ये दायां वाला जो फेफड़ा होता है इसकी साइज अधिक होती है, बाएं वाले फेफड़े की साइज थोड़ी सी कम होती है। अपना जो हार्ट होता है वो मोस्टली सेंटर में होता है, लेकिन छोटा सा हिस्सा उसका लेफ्ट वाले जो फेफड़ा है उसके अंदर धसा हुआ होता है। ओके, तो ये जो है अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट हुआ। आप इसे यहाँ पे इस वाली इमेज में और देख सकते हैं। नाक, नासिका गुहा, लेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकोलाइज, ठीक है। बायां फेफड़ा, दायां फेफड़ा, डायफ्राम, ब्रोंकोलाइज, कोपिकाएं, एल्वोलाइज, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है अपनी श्वसन प्रक्रिया में कंप्लीट हो गई। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ। हमने शुरुआत की पाचन तंत्र में। पाचन तंत्र में हमने भोजन लिया, भोजन को हमने कोशिकाओं तक ग्लूकोज के रूप में पहुंचा दिया है, और यहाँ पे हमने क्या किया है, ऑक्सीजन की सहायता से उस ग्लूकोज का पूर्ण दहन करते हुए हमने क्या बना दिया है, अभी हमने ऊर्जा का उत्पादन कर दिया है। तो इस तरीके से हमारा श्वसन तंत्र वाला टॉपिक, रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। राम राम सा, धन्यवाद, जय हिंद।